अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक इन फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खुश होंगे और खैरियत से होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए इस खौफनाक और दहशतनाक कहानी का आगाज़ करते हैं। 1997 में जब अब्बा ने सी सेंटर के गुंजान आबाद इलाके में नया घर खरीदा तो उस वक्त इस इलाके में इतनी आबादी ना थी। अब्बा एक सख्त मिजाज और इंतहाई उसूली इंसान थे और अपनी समझ बूझ से ही चलते थे। अब्बा ने अपनी मर्जी से बगैर किसी को दिखाए घर का सौदा कर लिया था। जब अब्बा घर खरीद चुके थे तो उन्होंने मुझसे कहा, बिलाल बेटा, मैंने सी सेंटर में एक घर खरीद लिया है और उसकी फुल पेमेंट भी कर दी है। आज ही मुझे घर की फाइल मिली है तो तुम कल अपने दोस्तों के साथ मिलकर सामान शिफ्ट करवा देना। परसों फिर हम सब अपने नए घर में सेटल हो जाएंगे। अब्बा की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है अब्बा, जैसा आप कहें, मैं कल ही तमाम सामान शिफ्ट करवा दूंगा। अब्बा चूँकि बहुत सख्त मिजाज आदमी थे तो इनसे जिरा करने की हिम्मत किसी की ना होती थी। क्योंकि मैं पहली और बड़ी औलाद था इसलिए हर काम की जिम्मेदारी शुरू से ही मुझे ही सौंपी जाती है। अम्मा और मेरी दोनों बहनें अब्बा से थोड़ा खाइफ थीं कि कम से कम हमें एक बार घर तो दिखा देते लेने से पहले, मगर अब्बा से कहने की हिम्मत किसी में न थी। कहते हैं कि पहली औलाद पर सख्ती करो और उसकी अच्छी तरबियत करो तो बाकी बच्चे भी इसी तरह परवान चढ़ते हैं। बस अब्बा की इसी सोच ने जहाँ मुझे बहुत अच्छा सिखाया तो वहीं इंतहाई सख्ती का सामना भी बस मुझे ही करना पड़ा। अब्बा एक तहज्जुद गुजार, 5 वक्त के नमाज के पाबंद, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ग्रेड 17 के अफसर भी थे। एक सच्चे और खरे इंसान। बस वही औसाफ मुझ में भी वो देखना चाहते थे। मुझे भी तहज्जुद में डांट कर उठाते, फिर फजर में भी, तो इसीलिए बचपन से मैं भी न सिर्फ तहज्जुद गुजार बल्कि 5 वक्त का नमाजी भी था। बचपन से मुझे तहकीक का बहुत शौक़ रहा है। इसी शौक़ की खातिर ऐसे ऐसे काम कर दिए कि आम बंदा तो सिर्फ सोच ही सकता है। मैं इंतहाई निडर इंसान हूँ, किसी बात से डरता नहीं हूँ, बस तहकीक की जुस्तजू में रहता हूँ। अगले दिन रमज़ान की चांद रात थी। खैर, मैंने अपने 4 दोस्तों के हमरा नए घर में सामान शिफ्ट करवाना शुरू कर दिया। 120 गज का घर था। जैसे ही ताला खोला तो एक अजीब सी बू थी कि जैसे घर सालों से बंद हो। इसमें एक बहुत बड़ा सा हॉल था, इसके साथ ही सहन था, सहन के साथ एक छोटा कमरा, ऊपर जाने की सीढ़ियाँ और सीढ़ियों के साथ ही अटैच बाथ और किचन था। ग्राउंड फ्लोर में मैंने अपना तमाम सामान दोस्तों की मदद से सेट करा दिया। फिर फर्स्ट फ्लोर था जो कि लॉक था और उसकी चाबी अब्बा के पास थी। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कुशादा सी छत थी जिस पर हमने मिलकर वॉशिंग मशीन रख दी और ग्राउंड फ्लोर में तमाम सामान अच्छी तरह सजा दिया था ताकि अम्मा और बहनों को परेशानी ना हो। सामान सेट करते करते रात के 11 बज गए थे। दोस्तों ने मुझसे इजाज़त ली और चले गए। अब रात में मुझे अकेले ही रुकना था। फिर सुबह पहली सहरी भी थी और मैं बुरी तरह से थक चुका था। मैं हाल में ही बड़े सोफे पर लेट गया। लेटते ही मुझे थकन की वजह से नींद आ गई। मैं गहरी नींद में था कि सहन में बने वाटर टैंक में पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। मैंने जाकर देखा तो वाटर टैंक में पानी गिर रहा था। मुझे प्यास भी लग रही थी। मैंने हाथों से ही पानी पीने की कोशिश की और जैसे ही मैंने टैंक से पानी हाथ में भरा और मुंह तक ले जाने ही लगा था कि मुझे किसी ने कहा, श्श। मैंने नज़र उठाकर चारों तरफ देखा तो कोई ना था। फिर से मैंने पानी पीने की कोशिश की तो फिर मुझे आवाज़ आई, श्श। मैंने फिर से चारों तरफ देखा मगर कोई ना था। फिर मैंने पानी पीने के लिए हाथों को मुंह से लगाया। फिर किसी ने शिश शिश की आवाज़ कमोबेश 4 मरतबा ऐसा हुआ और मैं पानी नहीं पी सका। एक अजीब सी वहशत होने लगी थी मुझे। मैंने उठकर वाटर टैंकर का ढक्कन बंद करके चारों तरफ देखा मगर मुझे कुछ नज़र न आया। फिर ऊपर से पीले बल्ब की रोशनी मज़ीद वहशत में इजाफा कर रही थी। इस वक्त सेवर और एलईडी लाइट्स तो होती नहीं थी और पूरे घर में एक ही बल्ब लगा था, वो भी बस हॉल में। चारों तरफ अंधेरा और तारीकी छाई हुई थी। मैं सोफे पर आकर फिर से लेट गया तो मुझे छत पर से बर्तनों के गिरने की आवाज़ें आने लग गईं। मैं उठकर बैठ गया। फिर लगा कि सीढ़ियों से किसी ने बर्तन ज़ोर से फेंके हैं। मैंने जाकर देखा तो कुछ नहीं था। अब इन तमाम वाक़यात की वजह से मैं मुकम्मल तौर पर चाको चौबंद हो चुका था।
कि छत पर से मुझे 2 आदमियों की बातें करने की आवाज़ें आने लगीं। मैं उठकर छत पे देखने लगा। इन 2 आदमियों की आवाज़ अब बंद हो चुकी थी। मैं अंदर हाल में गया तो फिर से इन 2 आदमियों की बातें करने की आवाज़ें आने लगीं। मैंने फिर जाकर देखा तो फिर आवाज़ें बंद। इसी तरह 3 से 4 बार हुआ। मैं जब आवाज़ के ताक़ुब में बाहर जाकर खड़ा होता तो आवाज़ आना बंद हो जाती। जब अंदर आता तो बातों की मुस्तकिल आवाज़ें आती। अजीब माजरा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल मैं फिर उठा, घर का मेन दरवाज़ा बंद करके अपनी बाइक पर साबिका घर में आ गया, जहाँ पहली सहरई की खूब ज़ौक़ व शौक़ से तैयारी की जा रही थी। मैंने गुस्ल करके सहरई की और फिर नमाज़ पढ़कर सो गया। रोज़ा इफ्तार के बाद हमें सी सेंटर वाले घर में शिफ्ट होना था। हम सब वहाँ आ गए। अम्मा और बहनें अस्मा और उज़्मा किचन समेट कर खाना बनाने का इंतज़ाम करने लगीं और मुझसे छोटा भाई जमाल भी मेरे साथ मिलकर छत पर कुछ सामान रखवाने लगा। अब्बा तो सहन के साथ वाला कमरा ले चुके थे कि भाई मैं वहाँ अकेला रहूँगा। अम्मा और दोनों बहनें हाल में ही रहने का कह चुकी थीं, तो मैंने इनसे कहा, अब्बा फर्स्ट फ्लोर अब तक लॉक है, उसकी चाबी दें ताकि मैं और जमाल वहाँ की सफाई करके अपने रहने का बंदोबस्त कर सकें। मेरी बात सुनकर अब्बा बोले, चलो लॉक मैं खोल देता हूँ। अब्बा की बात सुनकर मैं और जमाल दोनों अब्बा के पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। अब्बा ने फर्स्ट फ्लोर का कमरे का लॉक खोला तो वहाँ खून के निशान थे और खून जमा हुआ था। खून की बू भी बहुत थी कि सांस लेना मुहाल हो गया था। मैं और जमाल बू की वजह से नाक पर हाथ रखकर खांसने लगे और रूम से बाहर निकल गए। अब्बा ने चाबी मेरे हाथ में देते हुए कहा, बस करो खांसना, जाकर दोनों मिलकर फर्श धो लो अच्छी तरह से। यहाँ एक जानवर मर गया था, ये इसी का खून है और बदबू। बस अब जाओ और साफ सफाई करके अपने रहने का बंदोबस्त करो। अब्बा के सामने कभी किसी ने कुछ बोला है जो हम आज बोलते? मैं और जमाल दोनों ही फर्श धोकर अपना रूम सेट करने में लग गए। इसी काम में सहरी का वक्त भी हो गया था। मैं और जमाल नीचे आकर सहरी करने में मसरूफ़ हो गए। सहरी और नमाज से फारिग होकर कुरान की तिलावत की। थोड़ा आराम करने के बाद हम सब अपने अपने मशागिल में लग गए। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म था, अपनी पढ़ाई में मगन था। अब्बा भी अपनी जॉब पर चले गए। दिन भर तो अम्मा और बहनें काम और आराम में मसरूफ़ रहीं। इफ्तार के बाद जब रात का खाना खाकर हम सब सो चुके थे तो अपने अपने पोर्शन और कमरों में, कि अम्मा को ऐसा लगा कि मैंने आखिर आकर इनका अंगूठा पकड़कर इन्हें घसीटा है। वो बुरी तरह चीखने लगीं तो मैं और जमाल ऊपर से नीचे आ गए। अब्बा भी अपने कमरे से आ गए। अस्मा और उज़्मा भी बहुत खौफज़दा सी थीं अम्मा के चीखने पर। अम्मा ने मुझे डांट कर कहा, मेरे पाँव का अंगूठा पकड़कर तुमने मुझे इतनी ज़ोर से घसीटा कि मैं अपनी जगह से गिरकर यहाँ आ गई। तुमने ऐसा क्यों किया बिलाल? अम्मा की बात सुनकर मैं जमाल को देखने लगा और जमाल मुझे, क्योंकि हम दोनों एक साथ ही नीचे आए थे, वो भी अम्मा की आवाज़ सुनकर। मैंने कहा, अम्मा मैं तो अभी ऊपर अपने कमरे से आ रहा हूँ, आपकी आवाज़ सुनकर मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? लगता है आपने कोई ख्वाब देखा है। अम्मा मेरी बात पर गुस्से से कहने लगी, मैंने ख्वाब नहीं देखा, जो कह रही हूँ सच है वो। अब्बा फ़ौरन अपनी गजदार आवाज़ में बोले, आसिया बेगम ये तुम्हारा वहम है, चलो सो जाओ, अब सहरी का वक्त भी होने वाला है, कुछ देर आराम कर लो। अब्बा की बात सुनकर हम सब अपने अपने कमरों में आ गए, फिर सो न सके। कुछ देर बाद सहरी का वक्त हो गया था। रोज़ के मामूल के मुताबिक अपने अपने मशागिल में मसरूफ़ हो गए। इफ्तार के बाद रात का खाना सोचा कि खुली फ़िज़ा में क्यों ना खाया जाए, यानी छत पर। तो हम सब खाने का सामान छत पर ले गए। अम्मा हाइपरटेंशन की मरीज़ हैं तो खुली फ़ज़ा में इन्हें रहना बहुत अच्छा लगता है। खाना वगैरह खाकर हम सब कुछ न कुछ सामान लेकर नीचे आ गए। बाकी के बर्तन उठाने के लिए छोटी बहन अकेली छत पर गई तो इसने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। इसकी आवाज़ पर हम सब भागते हुए छत पर गए तो उज़्मा खौफ के मारे बहुत ज़ोर ज़ोर से काँप रही थी और चीख भी रही थी। मैंने आगे बढ़कर उज़्मा से पूछा, क्या हुआ उज़्मा, इस तरह चीख क्यों रही हो, क्या हुआ? मुझे ज़ोर से पकड़कर वो रोते हुए कहने लगी, भाई यहाँ कोई खौफनाक सी चीज़ थी जिसे देखकर मैं बहुत डर गई और फिर वो गायब हो गई। अब्बा और मैंने इसे इसका वहम बताकर इसे नीचे भेज दिया। अगले दिन अस्मा किचन में खाना बना रही थी कि पीछे से किसी ने इसे ज़ोर से नोचा तो वो घबराकर चारों तरफ देखने लगी, मगर वहाँ कोई न था। इसके बाजू में दर्द हो रहा था नोचने की वजह से। वो डर गई। उसने अम्मा और उज़्मा को बताया तो अम्मा और उज़्मा भी घबरा गईं, क्योंकि रात में बर्तन गिरने की आवाज़ें आना और छत पर बातें करने की बहुत आवाज़ें आती थीं।
कोई थप्पड़ मारकर चला जाता तो कोई नोच कर चला जाता, देखने पर कोई नज़र भी नहीं आता था। हमें इस घर में आए 1 हफ्ता हो चुका था और अम्मा, अस्मा, उज़्मा तीनों बुरी तरह खौफज़दा हो चुकी थीं। अब्बा तो डांट कर सबका वहम बताकर चुप करवा दिया करते थे। इनसे बात करना ही फजूल होता था। मैंने भी इन सब बातों को वहम के तौर पर ही लिया था। जमाल भी इन तमाम बातों पर संजीदा ना था, जबकि बर्तनों के गिरने और छत पर बातें करने की आवाज़ें हम भी सुनते थे। बिरयानी हम सब बहुत शौक से खाते हैं। मैंने फरमाइश कर दी कि आज इफ्तार में बिरयानी बना लो। मैं खजूर खाकर, शरबत पीकर, नमाज पढ़कर फारिग हुआ और सोचा कि आज बिरयानी सैर होकर खाऊंगा। मैंने कहा, अस्मा, तो मेरे लिए खाना निकाल कर मेरे कमरे में रखाओ, मैं बस अभी ऊपर आता हूँ। अस्मा ने एक प्लेट में बिरयानी निकाल कर ऊपर कमरे में रख दी। मैं जैसे ही अपने कमरे में गया तो बिरयानी गायब हो चुकी थी प्लेट से। मैं खाली प्लेट लेकर नीचे आया और अस्मा से कहने लगा, इस खाली प्लेट का मैं क्या करूं? तो जब तुम ऊपर ही खाकर आ गई तो मेरे लिए दूसरी प्लेट में निकाल कर रख देती। मेरी बात सुनकर अस्मा कहने लगी, भाई, मैं अभी अभी तो प्लेट भरकर बिरयानी ऊपर आपके कमरे में रख कर आई हूँ, भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? इसकी बात पर मैंने कहा, तो बिरयानी कहाँ गायब हो गई? मुझे अब फिर से निकाल कर दो। अस्मा जैसे ही किचन में बिरयानी लेने गई तो बिरयानी का भगोना ही गायब था। हमने पूरा घर ढूंढ लिया मगर बिरयानी का भगोना कहीं नहीं मिला। छत पर बर्तन गिरने की आवाज़ आई तो मैं भागकर वहाँ गया तो बिरयानी का खाली भगोना पड़ा था। मैं सर पकड़कर बैठ गया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि हम सी सेंटर के इलाके में नए थे। महल्ले वालों से इतने अच्छे ताल्लुकात अभी ना थे। हमारा घर सेंटर का था, दोनों तरफ पड़ोस में घर थे। मगर हैरत की बात यह थी कि दिन के वक्त तो वो लोग अपनी अपनी छतों पर आ जाते थे, मगर रात के वक्त इस पूरी गली के लोगों को मैंने इनके ही घरों की छतों पर कभी नहीं देखा था। बस हम लोग ही अपने घर की छत पर जाया करते थे। एक दिन मैं अपने दोस्तों से मिलकर घर आ रहा था कि अपने पड़ोसी अंकल को बाहर देखा तो इन्हें सलाम करके हाथ मिलाया और फिर अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम बिलाल है और हम आपके पड़ोस में 1.5 हफ्ते पहले ही शिफ्ट हुए हैं। एक्चुअली हम सब अपनी अपनी स्टडी में मसरूफ़ रहते हैं। फिर रमज़ान में वक्त का कुछ पता नहीं चलता, फिर शिफ्टिंग में भी मसरूफ़ रहे तो आस पड़ोस में मिलने का वक्त ही नहीं मिला। आप यहाँ कब से हैं? मेरी बात सुनकर अंकल कहने लगे, 15-16 साल से हम यहाँ हैं। बेटा, आप लोगों ने ये घर क्यों ख़रीद लिया? अंकल की बात सुनकर मैं चौंका। मैं कुछ समझा नहीं अंकल आपकी बात। अंकल बोले, बेटा बिलाल, ये घर तकरीबन 16-17 साल से बंद है। इस घर में आज तक कोई नहीं रहा। जब से हम यहाँ इस इलाके में आए हैं इस घर को बंद ही देखा है। ये घर आसिफ ज़दा है। यहाँ तो आसिफ का बसेरा है। यहाँ एक लड़की का कत्ल हुआ था तो इसके बाद इस घर में जो ताला लगा है तब से अब तक आप लोगों के आने से ही खुला है। रात इस घर में चीखने चिल्लाने और कहकाहों की आवाज़ें हम पूरे मोहल्ले में गूंजती हैं। बर्तनों के गिरने की आवाज़ें और भी बहुत कुछ होता है। रात मगरिब के बाद इस गली में कोई भी अपने घरों की छतों पर नहीं जाता, क्योंकि इस घर की छत पर नादीदा मखलूक नज़र आती है जो सबको डराती है और मना करती है कि रात में छत पर कोई ना आए। बेटा, हम तो मगरिब के बाद अपनी छतों पर भी नहीं जाते। आप कैसे रह रहे हो? बेटा, मेरी बात मानो तो जल्दी से इस घर को खाली कर दो। इस घर में जिन नादीदा चीज़ों का बसेरा है, कहीं वो आप लोगों को नुकसान न पहुंचा दें। बहुत कुछ हुआ है इस घर के अंदर रात मगरिब के बाद इस महल्ले के लोगों के साथ छतों पर जाने से। अंकल की बात सुनकर मैं कुछ परेशान सा हो गया। फिर मैंने वहाँ के आस पड़ोस के सभी लोगों से तहकीक करना शुरू कर दी इस घर के बारे में, तो सबने तकरीबन वही बातें बताई थी जो कि हमारे पड़ोस में रहने वाले खुर्शीद अंकल ने बताई थी। मज़ीद मालूमात करने पर मुझे पता चला कि 17 साल पहले इस घर में कलसूम नामी लड़की का कत्ल हुआ था। कलसूम के वालिदैन का इस्लामाबाद में एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। कलसूम अपने वालिदैन की अकलौती बेटी थी, काफ़ी जायदाद की अकलौती वारिस थी। इसने किसी लड़के से शादी कर ली और वह कराची शाह फैसल के इलाके सी सेंटर में सेटल हो गई थी। इसके शौहर ने जायदाद की लालच में फर्स्ट फ्लोर के कमरे में इसका गला काट कर इसे कत्ल कर दिया था और वो चीखती रही, चिल्लाती रही। मगर इसके शौहर पर तो लालच का भूत सवार था। वो ये घर किसी तरह बेचकर कलसूम की सारी जायदाद लेकर कराची से चला गया। जिसने ये घर खरीदा वो खून देखकर घर को ताला लगाकर चले गए। कोई इस घर में नहीं रहा।
17 साल से ये घर बंद है। इतने सालों बंद रहने और कत्ल होने की वजह से ये घर आसिफ का बसेरा बन गया है। आस पड़ोस के लोग मगरिब के बाद अपने घरों की छतों पर जाने से भी गुरेज करते हैं, क्योंकि जब भी कोई छत पर जाता है तो वो मखलूक नज़र आकर भयानक रूप में इन्हें डराती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद मैं अब्बा के कमरे में इनसे बात करने गया और इन्हें सब कुछ बताया तो अब्बा कहने लगे, मुझे ये सब कुछ पहले से पता है, तुम परेशान ना हो और इस बात का जिक्र अपनी माँ और बहनों से मत करना वरना वो डर जाएंगी। अब्बा की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैंने कहा, अब्बा जब आपको सब कुछ पता था तो आपने ये घर खरीदा ही क्यों? अगर इस मखलूक ने किसी को नुकसान पहुंचा दिया तो? मेरी बात सुनकर अब्बा गुस्सा करते हुए बोले, बस करो बिलाल इस तरह की बातें, अल्लाह ने इंसान को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाया है। अच्छा बस अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, याद रहे अम्मा और बहनों से मत करना ये बात। अब्बा की बात सुनकर मैं गुस्से में अपने रूम में आ गया। अब तो ये रोज़ का मामूल था कि खाना बना कर रखो, पूरा का पूरा खाना बर्तन समेत गायब। कोई थप्पड़ मार कर जाता तो कोई नोच कर चला जाता और जब देखो तो कोई नज़र ना आता। खैर एक रात मैं छत पर अकेला ही तकिया चादर लेकर सोने चला गया। रात में मैंने चादर बिछाई, तकिया लगाया और लेट गया। खुली फजा, खुला आसमान और इस पर सजे चांद सितारे और चांद की रोशनी बहुत दिलकश लग रही थी। ऊपर से ठंडी हवा के झोंके। मैं बहुत लुत्फानंदोज़ हो रहा था कि मेरी नज़र पड़ोस के घर की छत पर पड़ी जो हमारी छत से ज़रा ऊपर थी। इनकी छत पर एक साड़ी पहने हुए औरत मुझे मुस्तकिल देख रही थी। मेरी नज़र जब उस पर पड़ी तो मैंने मुस्कुराकर उसे देखा तो उसने अपनी भवें उचकाकर इशारा किया कि क्या है। मैं बस इसको ही देख रहा था कि 3 बार उन्होंने अपनी भवें उचकाईं तो मैंने पहचान लिया कि ये खुर्शीद अंकल की वालिदा हैं और वो मुस्तकिल मुझे देख रही हैं। तो मैंने उन्हें मुस्कुराकर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सलाम सुनते ही इनके बाल एकदम बिखरने लगे, चेहरा भी बिगड़ने लगा। देखते ही देखते वो भयानक चुड़ैल की शक्ल इख्तियार कर गई थी। फिर मेरे जहन ने काम किया कि इस साड़ी वाली खातून खुर्शीद अंकल की वालिदा कैसे हो सकती हैं? वो तो मर चुकी हैं। वो मुझे मुस्तकिल घूर रही थी। इनका चेहरा इंतहाई बदसूरत और खौफनाक हो चुका था। जिंदगी में पहली बार मुझे खौफ महसूस हुआ था। मैं पसीने में नहा चुका था। मेरी दिल की धड़कनें इंतहाई तेज हो चुकी थीं। मैंने अपनी तमाम तर हिम्मत को यकजा करके दुरूद शरीफ पढ़ा और भागता हुआ नीचे आ गया। इस रात मेरी हालत न पूछो कैसी थी। जब मैंने अब्बा से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने कहा, अब मगरिब के बाद छत पर न जाना। अब्बा की बात सुन तो ली मैंने और खामोश भी हो गया, मगर मैंने मगरिब के बाद छत पर जाना नहीं छोड़ा। मैं अक्सर गर्मी की वजह से छत पर जाता। मुझे वो नादीदा क़ुव्वतें मुख्तलिफ अंदाज में डराती। मैं हिम्मत करता और उनका मुकाबला करने की कोशिश भी करता। जब डर हद से ज़्यादा महसूस होता तो नीचे आ जाता, मगर मैंने अपनी हिम्मत को आजमाना ना छोड़ा। इसी तरह आसिफ ज़दा घर में रहते हुए बड़ी मुश्किल से हमें 2.5 साल का अरसा गुजर गया। हमें हर तरह से डराया जाता, मुख्तलिफ हरबे आजमाए जाते। इस 2.5 साल के अरसे में अब्बा को भी इन नादीदा क़ुव्वतों की तरफ से धमकियाँ मिलती रहीं कि ये घर हमारा है, यहाँ हमारा पूरा ख़ानदान आबाद है, यहाँ हमारा बसेरा है, तुम अपने ख़ानदान को लेकर जाओ वरना तुम में से किसी एक की जान ले लेंगे। अगर जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, अगर फिर भी तुम यहाँ से न गए तो हम सबको मार डालेंगे। इस तरह के वाक़यात अब्बा के साथ भी पेश आ रहे थे, मगर अब्बा एक स्ट्रॉन्ग आदमी थे, नमाजी, इबादत गुजार और तहज्जुद गुजार थे। इस मखलूक से दो बदू बातें करते रहते थे। एक दिन अम्मा बाथरूम गईं तो उनको किसी ने ज़ोर से धक्का दिया और वो गिर गईं। बहनों ने जाकर अम्मा को उठाया। हम इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए तो अम्मा की टांग फ्रैक्चर हो चुकी थी। इन नादीदा क़ुव्वतों की तरफ से मिलने वाली धमकी पर अब्बा ने संजीदगी से काम लेते हुए एक नया घर ढूंढा और इस घर को हमने कम कीमत में ही फ़रोख्त कर दिया। इसके बाद हमारे साथ नए घर में कोई वाक़यात पेश नहीं आए, लेकिन वो घर और वहाँ की नादीदा मखलूक को हम कभी भूल नहीं पाए।